बारिश में राखी बेचने वाली चुड़ैल। राखी ले लो राखी, प्यारी प्यारी राखी, रंग बिरंगी राखी। देखो कितनी प्यारी मोतियों की राखी है साहब, राखी ले लीजिए। अरे तुम्हारे पास तो बड़ी प्यारी प्यारी राखियां हैं। कितने रुपए की एक है? ज्यादा महंगी नहीं है साहब, केवल 10 रुपए की है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे 2 राखी दे दो। वो आदमी नंदिनी से 2 राखी खरीद कर ले जाता है। कुछ ही देर में मौसम बदलने वाला होता है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और सूरज को बादल चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओहो, ये मौसम भी हमेशा खराब होता रहता है। अब मैं क्या करूं? मुझे राखियां बेचनी थी, ये मौसम मुझे राखियां बेचने नहीं देगा। ऐसा कहकर बेचारी नंदिनी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। देखते ही देखते अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद नंदिनी एक पेड़ की छांव में खड़ी हो जाती है। हे भगवान, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपनी राखियां कैसे बेचूं? नंदिनी कुछ देर पेड़ की छांव में खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी देर तक बारिश रुकती ही नहीं। जैसी बारिश थोड़ी सी हल्की होती है, नंदिनी दोबारा से बारिश में राखियां बेचना शुरू कर देती है। राखियां ले लो राखियां, रंग बिरंगे राखियां। नंदिनी को राखियां बेचते बेचते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उसकी राखियां नहीं खरीदता है। आज तो बारिश की वजह से किसी ने भी मेरी राखियां खरीदी नहीं। अब मैं अपने छोटे भाई बहनों को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। ये सोचकर नंदिनी आगे की तरफ चलती रहती है। कुछ ही दूरी पर एक खंभे से बिजली का तार टूटकर पानी में गिर जाता है और उसी तरफ बेचारी नंदिनी बढ़ती जा रही थी। नंदिनी को पानी में पड़े बिजली के तार पर कोई ध्यान ही नहीं था। उसे केवल अपने छोटे भाई बहनों की चिंता सता रही थी। आज एक काम करूंगी, अपने छोटे भाई बहनों को दूध में मीठे चावल डालकर खिला दूंगी। जैसे ही नंदिनी उस रास्ते पर पड़े हुए पानी के अंदर पैर रखती है, उसे जोरदार करंट लगता है, जिसके बाद वो अचानक से उस पानी में ही गिर जाती है और करंट में तड़पने लगती है। वहाँ खड़े सभी लोग बेचारी नंदिनी की मौत का तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद कर नहीं पाता। जिसके बाद कुछ ही देर में नंदिनी तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। उसके मरने के बाद बिजली दफ्तर से बिजली ठीक करने वाले आते हैं और वहाँ से करंट वाला तार हटाते हैं। जिसके बाद वो नंदिनी की लाश को जंगल में ले जाकर दफना देते हैं, लेकिन मरने के बाद भी नंदिनी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं अपने भाई बहनों का ध्यान कैसे रखूंगी? मुझे उनके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर नंदिनी की चुड़ैल अपने छोटे भाई बहनों को देखने के लिए घर पहुंच जाती है, जहां वो अपने छोटे भाई बहनों को भूखे पेट सोते हुए देखती है। ये क्या? मेरे भाई बहन तो मेरा इंतजार करते करते ही सो गए। मैं कैसी बहन हूँ, अपने भाई बहनों का ही ख्याल नहीं रख सकती। अब मैं क्या करूँ? कैसे इनकी देखरेख करूँ? चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल को एक आइडिया आता है। मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी गांव के लोगों को राखियां बेचूंगी। जो भी पैसे बनेंगे मैं उन पैसों से अपने छोटे भाई बहन की देखरेख करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। जिसके बाद चुड़ैल सबसे पहले एक दुकान पर जाकर अपने भाई बहन के लिए ब्रेड और दूध खरीदती है और उन्हें जगाकर खाना खिलाने लगती है। अरे दीदी, आज आपने इतनी देरी कैसे कर दी आने में? हाँ दीदी, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे थे। अरे तुम्हें तो पता है ना, दिन भर इतना काम करती हूँ मैं, ऊपर से आज बारिश भी हो रही थी, बस इसी वजह से मुझे देरी हो गई। लेकिन दीदी, आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? अरे तुम इतना ध्यान मत दो, कुछ एलर्जी हो गई है, इसी वजह से मेरी आंखें लाल हो रही हैं। चुड़ैल अपना रूप तो बदल लेती है, लेकिन उसकी आंखें लाल ही रहती हैं। अगले दिन फिर से बारिश होने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल बारिश में भी लोगों के घर घर जाकर राखियां बेचना शुरू कर देती है। राखी ले लो राखी, रंगीली राखी, फूलों वाली राखी, मोतियों वाली राखी। तभी एक औरत चुड़ैल को बुलाती है। अरे ओ राखी वाले, जरा यहाँ पर तो आ, दिखा तो सही कैसी राखियां है तेरे पास।
जैसी चाहिए वैसी राखियां हैं मेरे पास, ये लो, ये देखो। चुड़ैल अपनी सारी राखियां उस औरत को दिखा देती है। वो औरत चुड़ैल का बहुत सारा समय बर्बाद करती है, जिसके बाद वो कहती है, अरे तुम्हारे पास कोई खास राखियां तो है नहीं, रहने दो, मुझे तुम्हारी राखियां नहीं लेनी। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो इंसानी रूप से चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उस औरत से कहती है, तूने मेरा इतना समय बर्बाद किया और तू अब मुझसे राखी नहीं खरीद रही। अब तो तुझे राखियाँ खरीदनी पड़ेंगी। अगर तूने राखियाँ नहीं खरीदी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अपने सामने इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर वो औरत बेचारी बहुत बुरी तरह डर जाती है, जिसके बाद वो औरत ना चाहते हुए भी चुड़ैल की सारी राखियां खरीद लेती है। देखो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद नहीं किया, मैं तुमसे तुम्हारी सारी राखियां खरीद लेती हूँ, ये लो पैसे। इतने सारे पैसे देखकर चुड़ैल वापस इंसानी रूप में आ जाती है और पैसे लेकर उस औरत को सारी राखियां दे देती है, जिसके बाद वो बड़ी ही खुशी से अपने भाई बहन के लिए खाना भी लेकर जाती है और उनके लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी खरीदती है। जब चुड़ैल घर पहुंचती है तो उसके दोनों भाई बहन उसके हाथ में खिलौने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह दीदी, आज तो आप हमारे लिए खिलौने लेकर आई हो। दीदी, ये गुड़िया तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन आपके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम लोग खाना खाओ और अपने खिलौनों के साथ खेलो। अपने दोनों भाई बहन को इस तरह खुश देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके चुड़ैल के बारे में बताने लगती है। अरे गांव वालों, अनर्थ हो गया, हमारे गांव में बहुत भयानक चुड़ैल है। क्या कहा चुड़ैल? अरे कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ। आज एक राखी बेचने वाली चुड़ैल मेरे घर आई थी। अरे हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही लड़की राखी बेचती है। वो उस दिन जब बारिश हो रही थी तो पानी में करंट के तार गिरने की वजह से मर गई थी तड़प तड़प के। कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? अगर ये वही चुड़ैल है तो हमें इसको गांव से निकालना होगा। लेकिन हम लोग उस चुड़ैल को कैसे भगाएं? तुम लोग चिंता मत करो, मैं तांत्रिक बाबा को लेकर आता हूँ। अब वही इस चुड़ैल का कुछ कर सकते हैं। प्रमोद तुरंत तांत्रिक बाबा को ले आता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। चुड़ैल जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसे अपने सामने तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं। अरे तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? देख चुड़ैल, मैं जानता हूँ कि तू एक भयानक चुड़ैल है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक की बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अपने भाई बहन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल को देखकर उसके भाई बहन दोनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और तांत्रिक बाबा के पीछे छुप जाते हैं। अंकल अंकल, हमें चुड़ैल से बचा लो। तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? देखा, चुड़ैल तेरे खुद के भाई बहन तेरे इस रूप से कितना डर रहे हैं। अब तू भी इस बात को समझ, तुम मर चुकी है, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम सही कहते हो, मरने के बाद मेरा यहाँ रुकने का कोई ताल्लुक नहीं बनता। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे भाई बहन का क्या होगा? देखो चुड़ैल, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अपने भाई बहन की चिंता मत करो। हम गांव के सभी लोग मिलकर इन दोनों की अच्छे से परवरिश करेंगे। गांव वालों की ये बात सुनकर चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद चुड़ैल बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। गांव वाले अब गब्बू और मधु का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और उन्हें स्कूल भी भेजने लगते हैं। केलों के बगीचे में चुड़ैल। माँ, चलो केले के बगीचे में चलते हैं, वहाँ से मुझे ताजे ताजे केले खाने के लिए देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो हमें केलों की अच्छी खासी कमाई भी मिलने वाली है। चलो चलते हैं। अरे वाह माँ, देखो तो सही, कितने ताजे ताजे और पीले पीले केले टंगे हैं। जल्दी से मुझे केला तोड़ कर दे दो, मुझे केला खाना है। कल्याणी तुरंत उसे एक केला तोड़कर देती है, जिसके बाद अरुणिमा केला खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी केलों को बेचने के लिए अपने बगीचे से केले तोड़ तोड़ कर रखने लगती है। देखते ही देखते कई टोकरियां केलों की भर जाती हैं। उतने में ही उनकी जमीन पर कुछ सरकारी लोग आकर मुआयना करने लगते हैं। ये सब देखकर कल्याणी उनसे पूछती है, अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन सरकारी जमीन है। इस जमीन पर तुम केलों के बगीचे की खेती नहीं कर सकते।
ये सुनते ही कल्याणी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे बगीचे में घुसने की? ये बगीचा कोई सरकारी बगीचा नहीं है, ये मेरे पति का बगीचा है। उनके जाने के बाद से मैं ही इस बगीचे की देखभाल कर रही हूँ। देखो तुम्हारे पति पहले से ही सरकारी जमीन पर अपना हक जमा कर बैठे थे, लेकिन अब और नहीं। इस जमीन पर केले के बगीचे के अलावा एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर आकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। ये कैसी बात कर रहे हो साहब? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमारे केले के बगीचे की जगह है। मैं अपने केले के बगीचे की जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी से तो मेरा गुजारा चलता है। ऑफिसर के कई बार कहने के बाद भी कल्याणी उनके साथ बहस करती रहती है, जिसके बाद न चाहते हुए भी ऑफिसर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, अगर ये औरत इस जगह को छोड़ेगी नहीं तो मेरा फिर से प्लान बर्बाद हो जाएगा। पिछली बार तो इसके पति ने मुझे इस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाने नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अगर वहां शॉपिंग मॉल नहीं बना तो उस जगह केले का बगीचा भी नहीं रहेगा। ये सोचकर ऑफिसर रात का इंतजार करने लगता है और रात होते ही अपने गुंडों को कल्याणी के घर भेज देता है। कल्याणी उस समय केले के बगीचे में जाकर उनकी देखरेख कर रही होती है। तभी बगीचे में गुंडे घुस जाते हैं और कल्याणी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताते हैं कौन है हम लोग। इतने में ही पीछे से एक आदमी कल्याणी का मुंह ढक लेता है, जिसके बाद वो सभी गुंडे मिलकर कल्याणी को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। इतनी मार खाने के बाद कल्याणी जिंदा नहीं बच पाती और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो सभी वहां से भाग जाते हैं। मरने के बाद भी कल्याणी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बनने के बाद कल्याणी उन सभी लोगों को मारने लगती है जो भी केले के बगीचे में आने की कोशिश करता है। एक दिन एक गोपाल नाम का आदमी भूखा प्यासा यहाँ से वहां भटक रहा था। गोपाल शराबी था और अक्सर शराब के नशे में वो कहीं पर भी घुस जाया करता था। जैसे ही वो केले के बगीचे को देखता है तो वो उसमें भी घुस जाता है और बगीचे से केले तोड़कर खाने लगता है। अरे वाह, अरे क्या बात है, कितने मीठे मीठे केले हैं। अरे लगता है बहुत ही मेहनत से उगाया गया है इन्हें। ऐसा कहते हुए वो अपनी शराब की बाटली पीते हुए वहीं सो जाता है। तभी उसके सोने के बाद चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उसे देखकर कहती है, इस आदमी की इतनी हिम्मत कि शराब के नशे में ये मेरे बगीचे में आ गया। आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगी। चुड़ैल गोपाल की गर्दन पकड़ लेती है और उसे उठाकर यहाँ से वहां पटकती है। अरे अरे चुड़ैल, अरे चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? अरे छोड़ दे मुझे, अरे जाने दे मुझे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है चुड़ैल? जो भी मेरे बगीचे में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अरे अरे चुड़ैल, तू मुझे क्यों मारना चाहती है? अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ दे मुझे, जाने दे। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा चुड़ैल। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तेरा वही हाल करूंगी जो मैंने दूसरों के साथ किया है। ऐसा कहकर चुड़ैल गोपाल को यहाँ से वहां पटकती रहती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे घुमाते घुमाते बगीचे के सीधे बाहर फेंक देती है, जिसके बाद गोपाल मर जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोगों को गोपाल की लाश बगीचे के बाहर दिखाई देती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोगों को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये काम किसने किया है। अरे कौन हो सकती है वो भयानक सी चुड़ैल जो बगीचे में छुप कर बैठी है? अरे हमें चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? उस चुड़ैल के सामने हम लोग टिक ही नहीं पाएंगे। चुड़ैल को भगाने के लिए हमें भी कोई इतनी शक्ति वाला व्यक्ति चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूँ एक अघोरी बाबा को, वो हम लोगों की मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर करण अघोरी बाबा के पास जाता है और अपने गांव में हो रही समस्या के बारे में उन्हें बताता है, जिसे सुनकर अघोरी बाबा करण के साथ उसके गांव में आ जाते हैं। जैसे ही रात का समय होता है, अघोरी बाबा अपने मंत्र का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चुड़ैल दूर हो नमः। अघोरी के मंत्र पढ़ते ही उसके सामने चुड़ैल प्रकट होती है, जिसके बाद अघोरी चुड़ैल से पूछता है, बोल चुड़ैल, कौन है तू और केले के बगीचे में क्या कर रही है? कुछ गुंडों ने मुझे जान से मार दिया और मेरी बच्ची भूखी प्यासी यहाँ से वहाँ भटक रही है।
ये सब सरकार की तरफ से आए हुए उस ऑफिसर ने किया है। मैं ऐसे जानवर को ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर अघोरी उससे कहता है, ठीक है, अगर तुझे तेरी मौत का बदला लेना है तो मैं तेरी मौत का बदला तुझे जरूर दिलवाऊंगा। अघोरी तुरंत उन चारों को लेकर आता है, जिसके बाद चुड़ैल उन चारों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। आखिरकार ये लोग मेरे सामने आ ही गए। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इनसे मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उनके ऊपर वार करने ही वाली होती है। इतने में अघोरी चारों तरफ अपनी भभूति उड़ा देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है और उसी वक्त अघोरी उन आदमियों को बचाकर चुड़ैल के सामने पुतले खड़े कर देता है। उसके बाद चुड़ैल बदले की भावना में ये भी नहीं देखती कि वो पुतलों के ऊपर वार कर रही है और वो उन्हें मारना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जिसके बाद केले के बगीचे को हटाकर वहां पर सरकार एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना देती है और गांव वालों को इससे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। सास बहू की सोने का गोबर देने वाली गाय। मासूमगंज गांव में रहने वाला हरिया एक किसान था, जिसकी पत्नी लता एक गृहिणी थी। उनका बेटा राजेश गांव से दूर रहकर पढ़ाई में संलग्न था। देर दोपहर हरिया बड़े ही निराश मन से घर लौटता है। क्या बात है, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। लता, अरे जितने भी जमींदार के खेत पर बटाईदार के तौर पर खेती किया करता था, उन सभी ने मेरे जिम्मे से जुताई बुआई का काम छीनकर मेरे हाथ काट डाले हैं। भरोसा रखो, जिस ईश्वर ने मुंह की रचना की है, आहार भी वही देगा। मैंने कुछ पैसे जोड़ बटोर कर रखे हैं, उससे हम एक मालजाल खरीद लेते हैं। लता बचे खुचे अंतिम पैसे से एक हिस्ट पुष्ट गाय खरीद लेती है। आज से मैं तुझको गौरी कहकर पुकारूंगी। लता की गाय उसे चाटकर अपना प्यार अभिव्यक्त करती। प्रतिभोर लता उसे चराने के लिए खेत खलिहान ले जाती। उसकी गाय गौरी काफी मात्रा में दूध दिया करती थी। गौरी, जब से तेरे शुभ कदम मेरी इस कुटिया पर पड़े हैं, जीवन पटरी पर आने लगी है। लता का गौरी के प्रति लगाव और भी गहरा होता जा रहा था, मगर एक सवेरे हरिया ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। तुम मुझे यूं बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते। अजी बस भी करो ना, ये अटखेलियां करना। ये खबर सुन राजेश शहर से भागा चला आता है, मगर आज उसके साथ एक नया चेहरा भी देखने को मिलता है। माँ, ये जीविका है, आपकी बहू। जीविका का शहरी पहनावा देख गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। हेलो सासू माँ, नाइस टू मीट यू। अरे ये कैसी लुगाई उठा लाया है लता का लाल, जिसे ना संस्कृति से भेंट है, ना कपड़ों का लिहाज और ना आंखों में लाज है। ओह मदर इंडिया, तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली? चलो निकलो यहाँ से। लता की बहू का ऐसा रुझान देख सभी अपने घरों को चल देते हैं। लता इस बात को नजरअंदाज करके उसका स्वागत करती है। भीतर आने के अगले ही पल, छी छी, ये गंदी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? अचानक से गौशाला में बंधी गौरी जोरों शोरों के साथ गुहार लगाते हुए पैर पटकने लगती है। बहू, ये गौरी है, हमारे घर की खास सदस्य। आप गांव देहात में रहने वाले की यही प्रॉब्लम है, जानवरों को भी घर का सदस्य बना लेते हो। गौरी के मुंह से ऐसा सुनकर खूंटे से बंधी गौरी सींग हिलाने लगती है। देखिए कैसे मारने पर उतारू हो रही है ये गाय। अरे बहू, ऐसा नहीं, गौरी को नए शख्स से पहचान बनाने में वक्त लगता है। ये मरखा गाय नहीं है। समय गुजरता जा रहा था। एक सवेरे, जीविका बहू, मेरी तबीयत आज बड़ी बिगड़ी जान पड़ रही है। जरा आज भर के खातिर गौरी का गोबर चारा कर देगी क्या? क्या मैं इस गाय का गोबर उठाऊं? अपने घर में मैंने एक गिलास तक नहीं उठाया और आप चाहती हैं कि मैं ये बदबूदार गोबर उठाऊं? अरे, जब आपसे इस गाय की देखरेख का जिम्मा नहीं उठाया जा रहा, तो इसे बेच क्यों नहीं देती? जितना भी ये दूध नहीं देती, उससे ज्यादा गोबर करके गंद मचाती है। बहू,
उसका गोबर भी उपले बनाने के काम आता है। शायद शहर में रहकर तुझे एहसास नहीं कि हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है। गोवर्धन में गाय के गोबर की उतनी ही मान्यता है जितना कि एक सुहागन के खातिर सिंदूर। लता की बातें जीविका की भटक को पूरी तरह खोल देती हैं। शहर में पली बड़ी होने के कारण मुझे कोई सूझबूझ नहीं थी, मगर अब से तुम्हारे गोबर चारे का जिम्मा मेरा है। मुझे अपना दूध दोहने दोगी ना गौरी? उस रोज से जीविका बिना नाक मुंह सिकोड़े गाय का गोबर चारा इत्यादि करने लगती है। एक रात ये आधी रात गौरी गुहार क्यों लगा रही है? वो लालटेन लेकर जैसे ही गौशाला में आती है तो वो देखती है कि गौरी सोने का गोबर दे रही है। ये क्या? गौरी सोने का गोबर कर रही है? ये कैसे? वो झट से अपनी सास को गौशाला में लेकर आती है। सोने का गोबर? आंखें चकाचौंध रह गई ना माँ जी। मैं भी ये मंजर देखकर चौंक गई थी। क्या आज से पहले भी गौरी ने कभी सोने का गोबर किया था? नहीं बहू, गौरी हमेशा से एक साधारण गाय के जैसे ही गोबर देती थी। इसका मतलब गौरी अब एक जादुई गाय बन चुकी है जिसे सोने का गोबर देने का वरदान मिला है। अचानक गाय सींग से लेकर पूंछ तक सुनहरे रंग में बदल कर कहती है, मैं एक जादुई गाय हूँ। माँ जी देखिए, इसकी कांकल खुल गई। कैसे इंसानों की तरह बोल रही है हमारी गौरी। मैं जन्म से ही जादुई गाय थी। अब तक मैं तुम्हें परख रही थी, जिसमें तुम सास बहू खरी उतरी हो। इसलिए अब से जब भी तुम मुझे हरी दूब खिलाओगी, मैं तुम्हें सोने का गोबर दूंगी। जादुई गाय प्रतिदिन घास खाने के बाद सास बहू को सोने का गोबर दिया करती थी। माँ जी, अब तक गौरी 2 टोकरी सोने का गोबर कर चुकी है। क्यों ना इन्हें मानिक सुनार के हाथों बेच दे? बहू, अगर ये सोने का गोबर उसे बेचा तो वो चंट चालाक सुनार ये खबर पूरे गांव में फैला देगा। सांझ होते ही दोनों सास बहू सोने के गोबर का सौदा दूर दराज एक सुनार से करके घर लौट आती हैं। बहू, गौरी के गोबर देने का समय हो गया है। जल्दी से इसके पूंछ के नीचे टोकरी धर दे। लता जादुई गाय को ज्यादा सोने के गोबर के लालच में अधिक हरी दूब खिलाती है, जिसके बाद गाय का पेट एकदम टंच हो जाता है। मेरा पेट भर गया। मेरे गोबर करने का समय हो गया है। जादुई गाय ढेर सारा सोने का गोबर देती है, जिसे बेचकर अब वो अनेकों कमरों वाले बड़े से घर की नींव कायम करती है। साथ ही दूध बेचने का व्यापार भी बंद कर देती है। एक सवेरे, अरे लता भौजाई, इतने भोर सवेर गौरी को लेकर कहाँ जा रही हो? अब गाय भैंसों को लेकर हॉल्ट बाजार तो जाया नहीं जाता। जाहिर है खेत खलिहान चराने ही ले जा रही हूँ। कोठी जैसा घर बार बनाने में नोट लगा सकती हो तो थोड़े पैसे से इस गाय की खातिर चौकर भूसी खली खरीद कर घर में रख दो। क्यों अपने कदमों को यूं धूल मिट्टी में रौंद रही हो? ये सुन लता मन में कहती है, ये चतुर गांव वाले मेरे मुंह में उंगली करके गाय के सोने के गोबर देने की बात उगलवाना चाहते हैं। इन्हें भनक पड़ गई कि मेरी गाय सोने का गोबर देती है, तो इन्हें भी सोने का गोबर बांटना होगा। फिर हम सास बहू का दबदबा खत्म हो जाएगा। लता अपनी गाय का खूंटा खींचकर उसे लेकर खेत में चरने को छोड़ देती है। कितनी शीतल बयार बह रही है। गौरी के चरने तक सुस्ता लेती हूँ। लता की आंख लगते ही गाय दूब चरकर सोने का गोबर देती है, जिसके बाद एकाएक वो गाय बीच खलियान से ओझल हो जाती है। कुछ देर बाद, अरे वाह, आज तो गौरी ने और भी ज्यादा सोने का गोबर किया है। इससे पहले कि किसी की नजर पड़े, इन्हें बटोर लेती हूँ। वो सोने के गोबर को टोकरी में भरकर कहती है, अरे ये मेरी गाय गोबर करके गई कहाँ? लता छितर बितर करके गाय को सभी के खेत खलियान जंगल में सांझ होने तक खोजती है। अंत में निराश होकर वो सोने के गोबर की टोकरी माथे पर धरकर घर आ जाती है। माँ जी, आप अकेले ही लौटी हैं? हमारी गाय कहाँ है? लता रोते हुए बहू को खेत पर हुआ सारा वृतांत कह सुनाती है। माँ जी, हो सकता है कि गौरी किसी अन्य गाय के झुंड में मिल गई होगी या रास्ता भटक गई होगी। मैंने हर जगह हर छोर में खोजा,
लगता है शायद उसने हमारे लालची मनसा को भाप लिया था। और इसी कारण वो हमें छोड़ गई। हमने अधिक सोने के गोबर के चलते उसे थकमठेल दूध खिलाकर उस पे अत्याचार किया। कहते हैं ना, बुरे मनसा का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बढ़ते हुए लालची स्वभाव के कारण सोने का गोबर देने वाली गाय के चले जाने के बाद सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके सुधार में गाय से मिले अंतिम सोने के गोबर को वो पूरे गांव के बीच बांट देती है और जादुई गाय की याद में गाय खरीदकर दूध बेचने का व्यापार पुनः करने लगती है। बाढ़ में डूबा चुड़ैल का परिवार। बिल्कुल तेजी के साथ नदी से एक उफान निकलता है और सारा पानी गांव की तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश आने लगती है। जैसे जैसे नदी का स्तर बारिश से बढ़ने लगता है, उतनी तेजी से बाढ़ गांव की ओर बढ़ जाती है, जिससे सारी झुग्गी झोपड़ियां, कच्चे घर मुसीबत में आ जाते हैं और लोग हाहाकार मचाने लगते हैं। घर का सामान सहित लोग बाढ़ में तैर रहे थे। अरे अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ, हे भगवान रक्षा करो मेरी, कहीं ये बाढ़ मुझे ले न डूबे। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। हे भगवान, इतने सारे लोग तो बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं, मुझे उनकी जान बचानी होगी। माँ जी, श्रेया, अब यहाँ जाकर बचाइए, मैं उनको बचाती हूँ। हाँ बेटा, तू उधर जा, श्रेया मेरे 7 लोगों को बचा लेगी। नहीं, पिंकू और ललित जी नहीं दिख रहे। चुड़ैल के ये कहते ही भूतिया ललित और पिंकू कुछ लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे थे। आप लोग सब लोग ठीक तो है ना? अरे भागो भागो, बाढ़ से तो बच जाएंगे, लेकिन भूत आ गया, भूत। अरे आपको गलतफहमी हो रही है कोई। अरे रहने दीजिए पिताजी, आए हुए इंसान भी हमें इस रूप में देखकर डर जाएंगे, क्योंकि हम अभी भूत के वेश में हैं। तुम सही कहते हो बेटा। इस तरह सास बहू भी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाकर ले आते हैं। कुछ लोग उनका आभार प्रकट करते हैं तो कुछ उनसे डरकर भाग जाते हैं। इसमें उनकी भी गलती क्या थी? पर आखिरकार एक चुड़ैल परिवार मदद क्यों कर रहा था? क्या उनका कोई इससे रिश्ता था या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बच्ची एक मोटी लकड़ी के सहारे बाढ़ में डूबती हुई आगे जा रही थी। तभी चुड़ैल और उसकी बेटी की नजर उस पर पड़ती है और दोनों जाकर उसे बचा लेती है। बेटा, डरो मत, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? रो मत, चुप हो जाओ। आंटी, मेरी मम्मी बहुत सारे पानी में डूब गई। तभी उस लड़की को अपनी माँ बाढ़ में बहती हुई नजर आती है और उसे देखकर वो माँ माँ चिल्लाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मम्मी को बचाओ। मेरी मम्मी डूबती हुई जा रही है। माँ, मैं इसका ख्याल रखती हूँ, आप जाकर इसकी मम्मी को बचाकर ले आइए। जल्दी जाइए माँ। हाँ बेटा। चुड़ैल अपनी बेटी की बात सुनकर जल्दी से उस औरत को बचाने जाती है। वो अपनी शक्तियों से पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उस बच्ची की माँ और तेजी से पानी में बह जाती है। चुड़ैल फिर भी हार नहीं मानती और उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतने में एक बड़े पत्थर से टकराकर उस औरत की मौत हो जाती है। इस बात से उसे बहुत दुख पहुंचता है। साथ ही बारिश बंद हो जाती है, जिससे बाढ़ का स्तर कम हो जाता है और चुड़ैल का परिवार बाढ़ के पीड़ित लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन चुड़ैल उस औरत को बचा न पाने से निराश हो जाती है और कहती है, माँ जी, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है, उसका नुकसान तू अपने सर क्यों ले रही है? हाँ, कोशिश तो की है ना तुमने उस औरत को बचाने के लिए। ये तो है नहीं कि तुमने उसे इस हाल पर ही छोड़ दिया हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। पर माँ जी, हमारा मकसद तो यही था ना कि हम बाढ़ के लोगों को बचाएं, और उस औरत को बचाने में मैं असफल हो गई। माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? आप ये देखो ना कि आपने बाढ़ में फंसे इतने सारे लोगों को बचाया। आंटी की मौत एक हादसा थी जो हो गई। हाँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब से हम किसी को भी बाढ़ में मरने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बेटा। इस तरह चुड़ैल का परिवार बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लेता है और पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधा और रहने की जगह उपलब्ध कराता है। आमतौर पर यह काम सरकार का था,
लेकिन न तो वो उस गांव की ओर जाती है और न ही उनके लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराती है। वहीं गांव के लोगों को जब चुड़ैल का परिवार खाना पीना देता है तो वो लोग कहते हैं, अजीब बात है, गांव में इतना भयंकर बाढ़ आ गया लेकिन सरकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास में रहने को ना जगह है ना कुछ खाने को। मुआवजा देने की जगह सरकार तो यहाँ झांकना भी नहीं चाहती। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निर्मला बहन। पता नहीं भगवान की ये कैसी मोह माया है, लगे न पल भर उजड़ने में लेकिन सालों लग जाए संवरने में। मुझे तो गुस्सा आता है ऐसी सरकार पर। ललित जी, आप शांत हो जाइए, लोगों के पास कुछ नहीं है, चलिए उन्हें कुछ बनाकर दे देते हैं। ऐसा कहकर दोनों खाना बनाते हैं और उन लोगों को जाकर बांटते हैं। तब वो लोग कहते हैं, एक ये है जो हमारी मदद करते हैं और एक वो निकम्मी सरकार और मुखिया। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप चुड़ैल और भूत होकर मदद क्यों कर रहे हैं, जब इंसानियत ही इंसान के काम नहीं आ रही। इसके पीछे गहरा राज छुपा है, फिर कभी बताएंगे आपको। पहले आप खाना खा लीजिए। ठीक है, पर बताना जरूर। इस तरह लोग खाना खा लेते हैं। 2-4 दिन बीतते हैं कि फिर से घनघोर बारिश आती है, जिसके कारण फिर बाढ़ आ जाती है और चुड़ैल का परिवार फिर लोगों को बचाने चला जाता है। दुख की बात तो ये थी कि कच्चे घर होने की वजह से वो हमेशा बाढ़ की चपेट से डरे रहते थे। चुड़ैल के बच्चे और उसकी सास लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह कर देते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, आपने फिर हम सबकी जान बचा ली, वरना इस बाढ़ में तो हम सब मर ही जाते और मेरा छोटा भाई। बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मदद के लिए हमारा पूरा परिवार यहाँ है। हम जब तक इस बाढ़ का कोई पक्का इलाज न कर दे, हम सब तुम सबको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, पर आपने हमें ये बात नहीं बताई कि आखिर ये सब करने का आपका क्या इरादा है। इरादा तो सिर्फ इतना है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस हालात से हम गुजरे हैं, हम आपको उस हालात से गुजरने नहीं देना चाहते। कुछ साल पहले की बात है, मैं सलोनी अपने परिवार, सासू माँ, मेरे 2 बच्चे और ललित जी, इन सब के साथ में इसी गांव में रहती थी। गांव का हर घर कच्चे मिट्टी से बना था। काफी बार बारिश में जूझते हुए लोगों ने अधिकारी, मुखिया, पुलिस सबसे मदद मांगी और पक्के घर की बात की, लेकिन कुछ हल ही नहीं निकला। एक बार तो जैसे तैसे बाढ़ से बच गए, लेकिन उस रात जब घनघोर बारिश हुई तो ये पूरा गांव उस बाढ़ की चपेट में आ गया। एक एक चीज इतनी मुश्किल हो गई। बाढ़ इतना भयंकर था कि उसमें मेरा परिवार मर गया। हमने बहुत मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। मृत्यु की वजह से मेरा परिवार भूत और चुड़ैल बनकर भटक रहा है। तभी मेरे परिवार ने प्रण लिया कि बाढ़ से ग्रस्त लोगों की मदद करेंगे। इसलिए जब तक हम आप सब लोगों को सरकार द्वारा पक्का घर या सुरक्षित जगह न दिलवा दें, तब तक हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। प्राकृतिक आपदा में आपका पूरा परिवार चला गया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। अब हमें मुखिया के पास जाना होगा और आप सब लोगों को मांग करनी होगी। चुड़ैल की बात मानकर गांव के सभी लोग और चुड़ैल का परिवार मुखिया और अधिकारी लोगों के समक्ष खूब नारेबाजी और पक्के घर की बात करते हैं, जिसकी जोर से अधिकारी लोग कहते हैं, अरे ठीक है, नारेबाजी करना बंद कीजिए। मैं इस गांव के पक्के रास्ते, पक्का घर और नदी की ओर बांध बनाने का प्रबंध करता हूँ। इससे फिर कभी आपको बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक हमारी सरकार ने आपके लिए कुछ मदद नहीं करी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं और हमारी आंखें खोलने के लिए चुड़ैल के परिवार को हम नमन करते हैं। शुक्रिया अधिकारी जी, आपने इन लोगों को पक्का घर देने की ठान ली। मेरे परिवार को मुक्ति मिल गई है। अब हमें जाना होगा। ये कहते ही चुड़ैल का परिवार स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। चुड़ैल का मैंगो हैंडपंप। कहाँ गए गांव के सभी लोग? कोई भी दिख नहीं रहा है। अगर कोई दिखेगा नहीं तो मेरे हैंडपंप पर आएगा कैसे? और कोई मेरे हैंडपंप से पानी पिएगा नहीं तो मैं सबको मारूंगी कैसे? किसी को तो आना चाहिए। तभी एक औरत हैंडपंप की तरफ आ रही होती है। उसके हाथ में एक छोटा सा मटका होता है, जिसे वो हैंडपंप के नीचे धरकर हैंडपंप चलाने लगती है।
जैसे वो हैंडपंप चलाती है उसके अंदर से मैंगो जूस निकलने लगता है, जिसे देखकर औरत कहती है, हे भगवान, ये क्या, इस हैंडपंप से तो मैंगो जूस निकल रहा है, भला मैं तो पानी निकाल रही थी। देखते ही देखते वो हैंडपंप एक मैंगो हैंडपंप में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर वो औरत कहती है, अरे वाह, क्या चमत्कार है, ऐसा चमत्कार तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। पानी ना सही, हैंडपंप का मैंगो जूस पी लेती हूँ, इसी से अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने मटके में मैंगो जूस भरने लगती है, जिसके बाद वो मटके से मैंगो जूस पीती है और चटकारा लेते हुए कहती है, अरे वाह, क्या बात है, एकदम असली और ताजे आमों के जैसा मैंगो जूस है ये तो। जैसे ही वो औरत अपनी मटकी को लेकर खड़ी होती है, उसके पीछे उसे एक बहुत भयानक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके हाथों से मटकी भी नीचे गिर जाती है और वो डरते हुए चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, चुड़ैल, अरे चुड़ैल, तू कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये चमत्कार तू दिखा रही थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडपंप से मेरा मैंगो जूस पीने की? ये हैंडपंप मेरा है और इस हैंडपंप से जो भी मैंगो जूस निकाल कर पीता है मैं उसे मार देती हूँ। अरे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। अरे मुझे मारकर तुझे मिल भी क्या जाएगा? ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं पता, ये एक मैंगो हैंडपंप है, जो भी इस हैंडपंप को चलाता है इसके अंदर से मैंगो जूस बाहर निकल कर आता है, और अगर कोई उस जूस को पी ले तो मैं उसे जान से मार देती हूँ। क्योंकि इस मैंगो जूस पर और इस हैंडपंप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ऐसा कहकर चुड़ैल उस औरत को वहीं मार देती है, जिसके बाद उसकी आत्मा हैंडपंप के जरिए हैंडपंप के अंदर चली जाती है। बहुत मजा आया, अब लग रहा है कि शरीर में कुछ शक्तियां आई हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल भी हैंडपंप के अंदर गायब हो जाती है, जिसके बाद हैंडपंप दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। ये कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुरभि नाम की लड़की रहती थी। सुरभि बहुत ही चंचल और समझदार थी। सुरभि बहुत गरीब भी थी। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ उसके दो लाचार बूढ़े माँ बाप भी थे, जिन्हें वो अपनी मेहनत से कमाकर खिलाया करती थी। अरे माँ बाबूजी, आप दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है? चलो जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद आप लोगों को दवाई भी तो खानी है। मेरी बच्ची, तू बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी ही बदौलत हम दोनों जिंदा हैं। अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हें जीवन में हमेशा खुश रखे। सुरभि ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और वो अपने माता पिता को खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है। रात को सुरभि सोते हुए अचानक से जाग जाती है और उसे प्यास लगने लगती है। अरे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, अब क्या करूं? अगर मेरे अलावा माँ या पिताजी को प्यास लगी तो क्या करूंगी? इससे अच्छा है कि मैं पहले ही पानी लाकर रख लूं। ऐसा सोचकर सुरभि हैंडपंप पर पहुंच जाती है, जहां वो हैंडपंप के चारों तरफ रसीले रसीले आम पड़े हुए देखती है। अरे इस हैंडपंप के पास इतने सारे रसीले आम रखे, भला इन आम को यहाँ कौन छोड़कर गया होगा? ऐसा सोचकर सुरभि उन पर ध्यान न देते हुए हैंडपंप से अपने मटके में पानी भरना शुरू कर देती है। तभी एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर आम की टोकरी ला रही थी और जैसे ही वो सुरभि को उस हैंडपंप से पानी भरते हुए देखती है, वो तुरंत सुरभि को दबोच लेती है और एक खंजर निकालकर उसका गला काट देती है। जिसके बाद वो अपनी काली शक्तियों से सुरभि की आत्मा को बाहर निकालती है। तभी सुरभि की आत्मा कहती है, अरे ये तुमने मेरे साथ क्या किया? सिर्फ एक हैंडपंप से पानी भरने के लिए तुमने मुझे मार दिया? बूढ़ी औरत सुरभि की आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं देती और अपनी काली शक्तियों से हैंडपंप को मैंगो हैंडपंप बना देती है। कितना अच्छा लग रहा है ये मैंगो हैंडपंप। अब यहाँ पर एक मैंगो हैंडपंप बनेगा। अरे कौन हो तुम और ये सब क्या कर रही हो? क्यों मारा तुमने मुझे? बताती क्यों नहीं हो? बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी और आम बेचकर अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन इस गांव वालों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से तड़ी पार कर दिया। जिसके बाद मैंने गांव वालों से बदला लेने के लिए काली शक्तियां सीखी। अब मैं इस मैंगो हैंडपंप के द्वारा इस गांव को बर्बाद कर दूंगी और साथ ही साथ तुम्हारा भी इस्तेमाल करूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सुरभि की आत्मा को अपने अंदर जोड़ लेती है। जिसके बाद वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है और हैंडपंप के अंदर चली जाती है।
उस दिन के बाद से जब वे हैंडपंप का पानी पीने कोई भी जाता तो रात के समय हैंडपंप एक मैंगो हैंडपंप में बदल जाता, जिसके बाद उसके अंदर से चुड़ैल निकलती और लोगों को मारने लगती। इस बात से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दिन वो आपस में बात करने लगते हैं। अरे रात होते ही वो हैंडपंप मैंगो हैंडपंप में बदल जाता है। ना चाहते हुए भी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसका मैंगो जूस पी जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल हैंडपंप के अंदर से निकलती है और सबको मार देती है। अरे अब हम लोग क्या करें? हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम अपने गांव में तांत्रिक बाबा को बुलाएं? अब वही चुड़ैल को हैंडपंप से भगा सकते हैं। क्रांति की बात सुनकर सभी लोग उसके साथ मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो सभी तांत्रिक बाबा को अपने गांव में हो रही परेशानी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए उनके गांव आ जाते हैं। जैसे ही रात होती है, तांत्रिक बाबा हैंडपंप के पास पहुंचकर उसके ऊपर अपने मंत्रों द्वारा पड़ी हुई भभूति फेंक देते हैं, जिसके बाद उसके अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। अरे ओ तांत्रिक, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? चला जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे चुड़ैल, गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? इस गांव को छोड़ दे और यहाँ से चली जा। तुझे क्या लगता है कि तेरी बात में इतनी आसानी से मान लूंगी और इस गांव को ऐसे ही छोड़कर चली जाऊंगी? गलत लगता है तुझे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तांत्रिक इतना कहकर तुरंत मंत्रों का जाप करने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल की शक्तियां अपने आप कम पड़ने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा अपने झोले से एक रुद्राक्ष की माला निकालते हैं और हैंडपंप के ऊपर टांग देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप वापस से नॉर्मल हैंडपंप बन जाता है और चुड़ैल अपने आप जलकर भस्म हो जाती है, जिसके अंदर से सुरभि की आत्मा भी निकलने लगती है और वो उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। बाबा, मुझे इस चुड़ैल की गिरफ्त से छुटकारा दिलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुरभि भी वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।